नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की। चर्चा करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर। ठीक मेरे दोस्तों, अब आपने फोकस किया हो तो मैंने एक वर्ड का यूज किया यहाँ, आधुनिक। और इस वर्ड से क्या तात्पर्य हो सकता है दोस्तों? क्या इस वर्ड का तात्पर्य यह है कि इस आवर्त सारणी से पहले भी एक और आवर्त सारणी थी जिसको हम पौराणिक बोल सकते हैं या जिसको हम प्राचीन बोल सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आपके मायने सही है दोस्तों, आपने सही सोचा, आपका अनुमान सही है। इससे पहले भी एक आवर्त सारणी थी जिसको हम पौराणिक बोल सकते हैं दोस्त, और वो आवर्त सारणी थी दोस्तों मेंडलीव की। लेकिन उस आवर्त सारणी में कुछ दोष पाए गए मेरे दोस्त, कुछ गलतियां पाई गई, और उन्हीं गलतियों का निवारण करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी बनाए गए मेरे दोस्त। और ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई बोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसको बनाने वाला वैज्ञानिक था बोर नाम का वैज्ञानिक, और मेंडलीव आवर्त सारणी के ही दोषों में निवारण करके इस आवर्त सारणी का निर्माण किया गया मेरे दोस्त। उसमें जो दोष पाए गए उसका निवारण किया गया, और आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप हमारे सामने आया, जिसका हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं क्या होती है आधुनिक आवर्त सारणी, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो देखिए दोस्तों, तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी आवर्त सारणी कहलाती है। आपने फोकस किया यहाँ व्यवस्थित वर्गीकरण, यानी कि तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी को ही आवर्त सारणी कहते हैं। तत्व होते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर असंख्य तत्व हैं, उनका एक व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण किया जाता है, जिसे हम आवर्त सारणी बोल सकते हैं। अब बात करें हम इस वर्गीकरण वर्ड की, तो वर्गीकरण वर्ड को समझिए आप। सबसे पहले क्या होता है वर्गीकरण, क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा दोस्तों। मेरे पास बहुत से तत्व हैं, जैसे मैंने इनको चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया है। यहाँ पर त्रिभुज का साइन है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, प्रश्न सूचक है, साथ में भाग है, यानी कि डिवीजन है। अब इसके हिसाब से आप समझिए कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को, यानी कि अलग अलग तत्वों के समूह में से, ये सारे अलग अलग तत्व हैं और इनके गुणधर्म भी सभी के अलग अलग हैं। समान साइन तो नजर नहीं आ रहे आपको, यहाँ पर समान चिन्ह तो ना दिखाई दे रहे दोस्तों। प्रत्येक चिन्ह अलग अलग प्रकार का है, लेकिन इसमें फोकस करो आप तो इसमें कुछ चिन्ह समान आकार के भी हैं जिनके गुणधर्म समान हैं। मल्टीप्लाई 3 जगह है यहाँ, प्रश्न सूचक 2 जगह हैं, त्रिभुज भी 2-3 जगह है यहाँ पर। तो वर्गीकरण का तात्पर्य इतना सा है दोस्तों कि अलग अलग प्रकार के गुणधर्मों वाले तत्वों में से समान गुणधर्मों वाले तत्वों को छांटकर एक नियत स्थान पर रख देना ही वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो दोस्तों, आवर्त सारणी का तात्पर्य इतना सा है कि तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण जिस सारणी द्वारा दिया जाए उसे ही आवर्त सारणी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस आवर्त सारणी के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या इनको अलग अलग ना पढ़ा जा सकता था? क्या इनको मिक्स रूप में इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता था? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। तो समझते हैं दोस्तों तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता कैसे पड़ी। देखिए दोस्तों, अब तक पृथ्वी पर प्राप्त तत्वों की संख्या, यानी कि जो आवर्त सारणी में खोजे गए तत्वों की संख्या है वो है 118, यानी कि 118 तत्वों की खोज वैज्ञानिक कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ और नए तत्वों के खोज के प्रयास जारी हैं। कुछ और 118 तत्वों में से कुछ प्राकृतिक हैं तो कुछ मानव निर्मित हैं मेरे दोस्त। कुछ अपने आप खोजे गए हैं, जबकि कुछ तत्वों का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, जिनको हम संश्लेषित तत्व भी कह सकते हैं, यानी कि मानव निर्मित तत्व। और अभी और कुछ तत्वों का निर्माण जारी है दोस्तों। तो अब आप आइडिया लगाइए दोस्त, 118 तत्व तो है जो आवर्त सारणी में दर्शाए गए हैं, और 118 तत्वों इनमें एक गुण पाया जाता है यौगिक बनाने का। एक तत्व दूसरे तत्व से आपस में क्रिया द्वारा यौगिक का निर्माण करता है दोस्त। तो 118 तत्वों का अध्ययन कर पाना अलग अलग रूप से कितना मुश्किल का काम है दोस्त। के यौगिकों को और जोड़ ले तो फिर देखिए 118 तत्व प्लस इनके द्वारा निर्मित किए गए यौगिक, तो इनका प्रत्येक तत्व का अलग अलग रूप से अध्ययन कर पाना बहुत कठिन का काम है दोस्त। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनका एक नियत रूप से, एक सुव्यवस्थित ढंग से इनका वर्गीकरण किया जाए ताकि पढ़ने में आसानी हो। और जो आगे बनने वाले हैं, जो फ्यूचर में बनेंगे दोस्त तत्व, यानी कि नए संश्लेषित किए जाएंगे, उनका अध्ययन कर पाना भी आसान हो जाए। और यही वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य था मेरे दोस्त। वरना क्या जरूरत है इनकी? 118 तत्वों का हम अलग अलग रूप से अध्ययन नहीं कर सकते क्या? लेकिन ये बहुत कठिन काम है मेरे दोस्त, और वो आसान बनाना ही वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अब समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का इतिहास। मैंने कहा आधुनिक आवर्त सारणी, आपने सोचा पौराणिक आवर्त सारणी। तो क्या रहा पौराणिक आवर्त सारणी से लेकर आधुनिक आवर्त सारणी तक का सफर? कैसे हुआ इसका विकास? आधुनिक आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप कैसे आया आपके सामने? समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था आधुनिक आवर्त सारणी का ना होकर वो वर्गीकरण था पौराणिक आवर्त सारणी का। तो पहले जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया, तो जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था, आपकी परीक्षा में सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा दोस्त।
सबसे पहला वर्गीकरण किया गया दांतविक एवं अदांतविक गुणों के आधार पर, यानी कि दांतों को अलग रूप से वर्गीकृत किया गया जबकि अदांतों को अलग रूप से अलग समूह में वर्गीकृत किया गया। यानी कि सबसे पहले दांतविक और अदांतविक गुणों के आधार पर ही तत्वों का वर्गीकरण किया गया मेरे दोस्त। सेकंड नंबर का जो वर्गीकरण किया गया था आवर्त सारणी में, वो वर्गीकरण किया गया था दोस्त परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार, इसको हम परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। और जो ये वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे, 4 वैज्ञानिक थे अपने दोस्त। एक था डोबे रायनर, सेकंड न्यूलैंड, थर्ड आता है लोथर मेहर का नाम, और फोर्थ नंबर पे था मेंडलीव। मेंडलीव द्वारा सबसे बेस्ट वर्गीकरण किया गया आवर्त सारणी का, लेकिन इसके आवर्त सारणी में फिर भी दोष पाए गए और इन्हें दोषों का निवारण करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी को लाया गया मेरे दोस्त, जो कि लाया गया बोर नामक वैज्ञानिक द्वारा। और इसी आवर्त सारणी का आज हम अपनी कक्षाओं में 9th, 10th, 11th, 12th में अध्ययन करते हैं मेरे दोस्त। तो समझते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे और कैसे इनका निवारण करके आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप आपके सामने आया। मेरे दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी को बनने के प्रथम चरण में सर्वप्रथम एक भाई साहब ने हिस्सा लिया। सबसे पहले प्रवेश किया डोबे रायनर साहब ने। डोबे रायनर साहब आए 1829 में। यह मत सोचो कि पृथ्वी पर ये 1829 में आए, पृथ्वी पर तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन आवर्त सारणी में जो हिस्सा लिया इन्होंने भी अपने कुछ सिद्धांत दिए, वह दिए दोस्तों 1829 में। इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया और उस नियम को इन्हीं के नाम पर डोबे रायनर का त्रिक नियम जाना जाता है। डोबे रायनर का त्रिक नियम के नाम से इनका नियम प्रतिपादित किया गया दोस्त। और वह नियम प्रतिपादित कब हुआ? 1829 में। तो इस नियम में इन्होंने क्या बताया दोस्तों? नियम में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि आप ओनली 3 समान गुणधर्म वाले तत्व लीजिए। इन्होंने 3 समान गुणधर्म वाले तत्व लिए और इनका एक ग्रुप बनाया दोस्तों, एक समूह बनाया और कहा कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार, किसकी बात करें, इनका आधार क्या था वर्गीकरण का? इनका आधार था दोस्तों परमाणु भार। आज से पेपर में पूछा जाए कि डोबे रायनर के वर्गीकरण का मेन आधार क्या था, वह आधार था दोस्तों परमाणु भार। मैंने 4 साइंटिस्टों के नाम बताए, 4 रसायनज्ञों का नाम बताया आपको, डोबे रायनर, मेंडलीव, लोथर मेहर और एक वो न्यूलैंड। तो इनका जो वर्गीकरण का जो मेन आधार था वो था दोस्तों परमाणु भार। इन्होंने कहा इस त्रिक नियम में कि मध्य वाले तत्वों का जो परमाणु भार होता है वो शेष बचे हुए दोनों परमाणुओं के औसत मान के लगभग बराबर होता है मेरे दोस्त। समझते हैं इस लाइन को कि एक जो आपने लिया डोबे रायनर त्रिक, यानी कि डोबे रायनर ने लिए 3 परमाणु, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने कहा कि जो दोनों परमाणु हैं लिथियम और पोटेशियम, इनका अगर आप टोटल करो, इनकी औसत लो 7 + 9/2। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 7 + 3 9 और बटा 2। तो ये अपने सामने निकल कर आता है 23, जो कि लगभग क्या पूर्ण रूप से इनका हम सॉल्यूशन करते हैं तो फिक्स 23 मान नहीं आता दोस्तों, लगभग पॉइंट्स में आता है, जिसको हम लगभग 23 मान सकते हैं। तो इनका यही मतलब था कि आप दो शेष बचे हुए दोनों तत्वों का आप औसत योग निकालो तो वह बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के लगभग समान होता है। और यही डोबे रायनर का त्रिक नियम था। तो इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया दोस्तों। डोबे रायनर सर के बाद में आते हैं दोस्तों न्यूलैंड साहब। और न्यूलैंड साहब सन 1865 में एक नियम का प्रतिपादन करते हैं जिसे बोला जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। और क्या था इस न्यूलैंड के अष्टक नियम का आधार? इसका आधार भी दोस्तों परमाणु भार था। इन्होंने कहा कि आप तत्वों को परमाणु भार के आरोह क्रम में जमा दीजिए, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया दोस्तों। तो क्या था न्यूलैंड का अष्टक नियम? इन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत की ध्वनि का 8वां स्वर होता है, कोई भी संगीत की ध्वनि सुने आप, जिसका 8वां स्वर होता है वो फर्स्ट नंबर की जो ध्वनि होते हैं उसके स्वर से मिलता जुलता हुआ है, यानी कि लगभग समानता प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से जो आवर्त सारणी का 8वां तत्व होता है, प्रत्येक 8वां तत्व फर्स्ट वाले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है मेरे दोस्त, यानी कि फर्स्ट वाला तत्व और 8वां तत्व गुणों में समान होता है मेरे दोस्त। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि इन्होंने 1865 में इसका प्रतिपादन किया दोस्तों। अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर। अगर मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इस आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या मेरे दोस्त 118 है। कितने? 118 टोटल तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक। ठीक है दोस्त, मैं बात करूं इसमें जो ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, इस टाइप से इधर बाएं से दाएं तरफ जो चलते हैं हम, इनको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। और इन ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम बोलते हैं दोस्त आवर्त। क्या बोला जाता है? आवर्त।
तो हम बात करें आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, तो आवर्तों की संख्या दोस्त हैं कितने? 7। यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं मेरे दोस्त? 7। जो ये 37 पंक्तियां हैं ऊपर से नीचे की तरफ हम बोलते हैं 37। तो 37 पंक्तियों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? और 37 पंक्तियों को बोला जाता है मेरे दोस्त क्या? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोला जाता है मेरे दोस्त। और वर्गों की संख्या कितने हैं आवर्त सारणी में? 18। कितने हैं मेरे दोस्त? 18। अब बात करते हैं हम आवर्त सारणी का थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ग नंबर 18 की जो प्रत्येक तत्व दिखाई दे रहा है ये होते हैं दोस्तों सारी इनकी जो अवस्था है ये गैसीय अवस्था है दोस्त। ये कौन सी गैसें हैं? ये होती हैं उत्कृष्ट गैसें। इनको बोला जाता है मेरे दोस्त उत्कृष्ट गैस। 18वें वर्ग की सारी धातुएं हैं या गैसें कौन सी गैसें कहलाते हैं? या उत्कृष्ट गैसें। अब देखिए इन्हीं को हम बोल सकते हैं अक्रिय गैसें। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस। ठीक मेरे दोस्त, 18वें वर्ग के तत्वों को क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें। बात करें हम 17 वर्ग के तत्वों की, तो 17 वर्ग के तत्वों को बोला जाता है मेरे दोस्त हेलोजन, यानी कि फ्लोरो। इनका उच्चारण कैसे होता है? ये आपको बोलते हैं सामान्य रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इनका जब हम हेलोजन के रूप में यूज लेते हैं इनको, तो इनका उच्चारण होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इनको बोला जाता है मेरे दोस्त वर्ग नंबर 17 की को हेलोजन। क्या बोलते हैं दोस्त? हेलोजन गैसें, हेलोजन तत्व। ठीक। वर्ग नंबर 16 की बात करें हम, वर्ग नंबर 16 की बात करें, तो इनको बोलते हैं दोस्त चालकोजन। क्या बोला जाता है? चालकोजन। वर्ग नंबर 16 चालकोजन। ठीक मेरे दोस्त, अब बात हो गई ये लास्ट के 3 वर्गों की। मैं आता हूं फर्स्ट नंबर वर्ग की, ठीक है, और सेकंड नंबर वर्ग की। तो फर्स्ट नंबर का जो वर्ग है उनको बोला जाता है दोस्तों सारे तत्व हैं ये टोटल ही धातुएं हैं, और इन धातुओं को बोला जाता है सार धातुएं। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? सार धातु। जबकि जो वर्ग नंबर सेकंड के तत्व हैं इनको बोला जाता है मृदा सार धातु। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मृदा सार धातु, मृदा सार धातु। अब देखें दोस्त इनका वर्गीकरण किया गया है ब्लॉक वाइज। किस हिसाब से? ब्लॉक वाइज। हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ, और इस रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है मेरे दोस्त। तो समझते हैं वर्गीकरण को। जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का वर्ग है, फर्स्ट और सेकंड वाले वर्ग हैं, इनको बोला जाता है मेरे दोस्त यस ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? यस ब्लॉक तत्व। यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर के वर्ग को बोला जाता है यस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक तत्व। मैं बात करूं 3 से लगाकर 12 तक की, 3 से लगाकर 12 तक के तत्वों की, तो इनको बोला जाता है मेरे दोस्त डी ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्व। अब रही बात 13 से लगाकर 18 तक की, तो 13 से लगाकर 18 तक के जो तत्व होते हैं ये होते हैं मेरे दोस्त पी ब्लॉक तत्व। क्या होते हैं? पी ब्लॉक तत्व। अब एस ब्लॉक आ गया, पी ब्लॉक आ गया और डी ब्लॉक आ गया। तो फिर एफ ब्लॉक कहाँ होता है? कहाँ होती है एफ ब्लॉक की स्थिति? ये तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं बताता हूँ मेरे दोस्त। एफ ब्लॉक होते हैं यहाँ पर। आवर्त सारणी में 2 श्रेणियाँ दी होती हैं, 4F और 5F श्रेणी, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, और इन्हें बोला जाता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इनको ही कहा जाता है एफ ब्लॉक तत्व। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एफ ब्लॉक तत्व। दोस्तों बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और पे ब्लॉक एलिमेंट करते हैं, इनको समझते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहुंचता है परीक्षक। तो देखिए दोस्तों एस ब्लॉक तत्व किसे कहेंगे? जिनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर यह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NS कोष में जाता है, NS उपकोष में चला जाता है, उन तत्वों को हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। जबकि जिन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन NP उपकोष में जाता है उन तत्वों को हम पे ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब इससे समझे क्या आप? अपने पास होते हैं S, P, D और F। एस ब्लॉक तत्व उन्हें कहेंगे हम जो एस कोष में जो इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होगा वह एस कोष में प्रवेश करेगा। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहेंगे जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा। इनको कभी गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों, अभी बस आपको परीक्षा के ऊपर ध्यान देना है क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का।
एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो एस ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मेरे दोस्त, वो है NS1 से 2, NS1 से 2। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जबकि पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS2 NP1 से 6। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे आप। एस ब्लॉक में आते हैं 2 वर्ग, फर्स्ट और सेकंड वाला, जबकि पी ब्लॉक में आते हैं 6 वर्ग। यानी कि 6 वर्ग आते हैं 13 से लगाकर 18 तक। 6 वर्ग हो गए अपने पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो जो 13वां वर्ग होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1। 14वें का होगा NS2 NP2। 15वें का होगा NS2 NP3। ठीक उसी प्रकार जो फर्स्ट वर्ग है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1, जबकि जो मृदा सार धातु है यानी कि वर्ग नंबर सेकंड के तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है दोस्त। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की। एफ ब्लॉक तत्वों की बात करें अगर हम, तो एफ ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां हैं मेरे दोस्त, 4F और 5F। 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी को कहते हैं हम लेंथेनॉइड, जबकि 5F श्रेणी को कहते हैं हम एक्टिनॉइड। अब समझिए 4F श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक के तत्व आते हैं। हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, डी ब्लॉक पढ़ लिया। अब इनको अलग से स्थान दिया गया है मेरे दोस्त आवर्त सारणी के नीचे की तरफ। अब इसमें है तो ये बीच में ही लेंथेनॉइड श्रेणी 98वें नंबर के परमाणु क्रमांक वाले तत्व से स्टार्ट होती हैं और 71 परमाणु क्रमांक वाले तत्व तक जाकर समाप्त होती हैं। तो ये तो हैं आवर्त सारणी के बीच में ही, लेकिन इनको अलग से स्थान दिया गया है आवर्त सारणी के नीचे। मैं बात करूं एक्टिनॉइड की, तो एक्टिनॉइड श्रेणी होते हैं स्टार्ट 90 से 103 के बीच में। जो 90 यानी कि 90 नंबर का जो परमाणु है वहां से स्टार्ट होते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी और 103वें परमाणु क्रमांक वाले तत्व तक ये जाकर समाप्त होती है। दोस्तों इनके बीच में एक परमाणु आता है यूरेनियम, जिनका परमाणु क्रमांक है 92, यानी कि यूरेनियम के बाद के सारे तत्व यानी कि 92 से लगाकर 103 तक के तत्व संश्लेषित हैं मेरे दोस्त, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। जब ये मानव द्वारा बनाए गए हैं यूरेनियम के बाद के सारे तत्व, तो इनको मानव द्वारा बनाए जाने के कारण ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम कहते हैं। ये मत सोचिए आप दोस्तों कि भाई टोटल पूरे एक्टिनॉइड तत्वों को ही आप ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम बोल सकते हो। बिल्कुल गलत बात दोस्त। आप बोलोगे 92 तत्व वाले, इनके बाद वाले सारे तत्व हैं, यानी कि 92 से लगाकर 103 के मध्य के जो तत्व हैं उनको बोल सकते हो आप ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम। श्रेणी की बात करें हम अगर लेंथेनॉइड की, तो इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो आप लेंथेनॉइड को। लेंथेनॉइड की बात करूं मैं तो इसको बोल सकते हो आप लेंथेनॉन। क्या बोल सकते हो, लेंथेनॉन। इसी को ही बोल सकते हो आप दुर्लभ मृदा धातु। क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त, दुर्लभ मृदा धातु। तो लेंथेनॉइड का नाम क्या हो गया, लेंथेनॉन या दुर्लभ मृदा धातु। एक्टिनॉइड को आप बोल सकते हो एक्टिनॉन या एंथेनॉन, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ जहाँ तक। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके किसी भाई का भी फायदा हो कुछ, वो भी बेटा हुआ है पढ़ने के लिए, अच्छी तैयारी कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा दोस्त। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्त।